अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स डायरी। दिस इज़ अब्दुल रहमान और आज हम नीडल स्टिक इंजरी रिस्पांस पर बात करेंगे। इंटरनेशनली क्या प्रोटोकॉल है, कौन सी एसओपीज को फॉलो कर रहा है, उसको हम स्टेप वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर सेटअप में रहते हुए अगर आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है या लैब में काम करते हुए आपको ज़रूर कहीं ना कहीं शार्प इंजरीज हुई होती है या नीडल स्टिक इंजरी हुई होती है। सो उसको हमने कैसे कोप अप करना है। नॉर्मली नीडल स्टिक इंजरी जो सबसे कॉमन एक वजह है वो इस तरह है कि जब हम उसको रिकैप करते हैं, जैसे ऊपर वाले इमेज में दिखाया गया है, जब हम उसको सैंपल ड्रॉ करने के बाद या इंजेक्शन लगाने के बाद उसको जब रिकैप करते हैं तो उस वक्त हमारा ध्यान नहीं होता, जो कि गलत मेथड है कि एक हाथ में कैप रखा हुआ है और एक हाथ में सिरिंज को पकड़ा है और आप उसको बंद करते हैं तो वो फिसल के आपके फिंगर्स को जो है वो जख्मी कर देते हैं, कट कर देते हैं, जैसे नीचे इमेज में दिखाया गया है, और वो नीडल आपके स्किन के आर पार चली जाती है। सिर्फ नीडल स्टिक इंजरी ही नहीं होती, लैब्स में या हॉस्पिटल में आप अक्सर सर्जिकल ब्लेड्स यूज करते हैं, उससे आपको कट लग सकता है। ग्लास ट्यूब्स आप यूज करते हो, नॉर्मली लैब्स में जब आप सेंट्रीफिकेशन करते हो तो उस वक्त ट्यूब टूट जाती है और जब आप उसको ओपन करते हो लोग अक्सर उसको हाथ से जब रिमूव करते हैं तो वहां पे कट लग जाता है, जाहिर है वो ट्यूब कंटेमिनेटेड होता है। ग्लास स्लाइड्स की शार्प एजेस या कवर स्लिप की शार्प एजेस है, जब आप स्टेनिंग स्लाइड्स की स्मीयर्स वगैरह बनाते हैं उस वक्त आपको कट लग जाते हैं। कुछ पाइपेट्स वगैरह है जब आप उसको सैंपल पिक करने के लिए यूज करते हो। टिप्स से भी हो जाता है, प्लास्टिक की जो ये टिप्स होती है नॉर्मली ये डिस्पोजेबल होती है और स्टीराइल होती है, लेकिन अगर आपने सीरम पिक किया हुआ है इससे और फिर आप उसको कहीं और डिस्पेंस कर रहे हो और उस वक्त आप अपने हाथ को कट कर लेते हो तो वो ज़्यादा डेंजरस चीज़ बन जाती है। इसी तरह अगर ब्रोकन ग्लास या फ्लास्क वगैरह हैं तो वो भी आपके हाथ को कंटेमिनेट कर सकते हैं। सिर्फ इतनी छोटी चीज़ों से कट लग जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का कंटेमिनेट होना ऐसे एनवायरनमेंट में ये ज़्यादा बड़ी बात है। और उसके लिए हम जो स्टेप्स लेंगे, सबसे पहला स्टेप्स ये है, अगर आपने पीपीई डॉन किए हुए हैं और आपने ग्लव्स पहने हुए हैं जो आपको पहनने चाहिए लैब्स में या हॉस्पिटल सेटअप में काम करते हुए, तो सबसे पहले आपने उसको एक्सपोज करना है। जिस जगह पे कट लग गया है तो जाहिर है वहां पे आपका ग्लव्स भी फट गया होगा क्योंकि नीडल ने पार किया, तो उस जगह को आपने साइडों से पकड़ के उसको थोड़ा सा फिंगर को बाहर निकाल लेना है। अगर फिंगर पे कट लगा है लेट से, वहां से टीयर अप कर देना है ग्लव्स को। और उसके बाद आपने एक्सप्रेस द वुंड, सेकंड इसका जो पॉइंट है दैट इज एक्सप्रेस द वुंड्स, और ये डिबेटेबल पॉइंट है। सम ऑथर सेड कि इट इज नॉट रिकमेंडेड और ये ठीक नहीं है कि आप उसको एक्सप्रेस करें, बट मोस्टली एग्री विद दैट कि आप उसको एक्सप्रेस करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीड कर जाए। फिर आप थर्ड नंबर पे क्या है कि फ्लश द वुंड फॉर 5 मिनट्स। आप रनिंग टैप वाटर के नीचे रखेंगे और उसको फ्लश करेंगे और प्रेस करेंगे थोड़ा सा ताकि ये थोड़ा सा ब्लीड कर जाए, और ये 5 मिनट तक आपने करना है। लेकिन यहाँ पे ये ख्याल आपने रखना है कि वो वुंड्स भी नॉर्मली हम इस वुंड की बात करें जो नीडल से हो जाता है या किसी शार्प एज से मामूली सा वुंड होता है लेकिन कंटेमिनेशन के चांस होता है। लेकिन अगर डीप वुंड है, खुदा ना खास्ता आपकी वेन्स जो है वो रप्चर कर गया है और ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है, तो उस केस में आपने ये नहीं करना कि 5 मिनट आप खड़े रहें कि जी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, फिर तो आपकी ब्लीडिंग इतनी हो जाएगी कि उससे ही बंदे की डेथ हो जाती है। लिहाजा उस केस में आपका सिचुएशन डिफरेंट होगा। ये नॉर्मल केसेस में अगर आपको स्मॉल सा कट्स वगैरह लग जाते हैं नीडल वगैरह से। तो तीसरा स्टेप है फ्लश द वुंड फॉर 5 मिनट्स। फिर चौथे नंबर पे क्या है, जब आपने वुंड को एक्सपोज किया, फ्लश कर दिया, उसके बाद आपने उसको टेम्परेरली उसको कवर करना है। कोई भी बैंडेज आपके पास मौजूद है उसको आपने उस एरिया को कवर कर लेना ताकि आपने अभी जब डॉफ करना है तो उस दौरान कोई कंटेमिनेशन उसमें ना जाए। ठीक है, अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपका साथ जो कुलीग होगा उसको आप रिक्वेस्ट कर लेंगे, तो अगर वो इनिशियली कोई डिसइंफेक्टेंट स्लाइटली अप्लाई करता है दैट्स वेरी गुड। उसके बाद आपने उसको ड्रेस करना है या इनिशियल कोई बैंडेज उस पर अप्लाई कर लेना है। फिर फिफ्थ नंबर पे आपने जो प्रोसीजर करना है वो डॉफ। नॉर्मली आपने ग्लव्स अगर रिमूव करने हैं तो यू विल यूज द पीकिंग मेथड। सिमिलरली पीपीज को रिमूवल डॉफ करने का और डॉन करने का तरीका मेरी दूसरी वीडियोस में मौजूद है, तो उसमें आपने फिर जो भी आपने पीपीज वगैरह पहनी है स्पेशली ग्लव्स, उसको आपने नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक डॉफ करना है यानी रिमूव करना है।
तो उसको रिमूव करने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, टेक द मेडिकल असिस्टेंस। ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि इनिशियल बैंडेज कर ली है, वो तो फॉर द टाइम बीइंग थी जब आपने डॉफ करना था और आपने ब्लीडिंग को फ्लश करने के बाद मजीद ब्लीडिंग को रोकना है, तो आपने उसके लिए इनिशियली किया था। तो अब आपने प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस लेनी है। हॉस्पिटल सेटअप में आपका सेफ्टी ऑफिसर की आप जब कहते हो तो आपका कोई कंसल्टेंट होगा, उससे आपका, या लैब का कोई आपका डॉक्टर्स जो होता है या कंसल्टेंट होता है, उससे आप जाके पूरी अपनी स्टोरी बयान करते हैं। अच्छा, अब इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने कंसल्टेंट को हिस्ट्री बताएं कि आप किस नोयत के पेशेंट्स को डील कर रही थी या डील कर रहे थे। रीज़न इज़ कि अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं और आपका रिसर्च वर्क किसी ऐसे एजेंट पे है जिसका कॉमनली लेट से इस कम्युनिटी में मौजूद नहीं है वो इन्फेक्शन, लेट से हर्पीस सिम्प्लिक वायरस पे काम कर रहे हैं आपका रिसर्च वर्क और वहाँ से आपको कट लगा हुआ है, तो अगर आप उसको हिस्ट्री नहीं बताएंगे तो वो नॉर्मली हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेडिसिन लिख देगा, टेस्ट लिख देगा, और आपको फिर बाद में मसले होंगे जब आपको इन्फेक्शन डेवलप होगा। और ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं इंटरनेशनली जिससे स्टूडेंट्स की डेथ भी हुई है। लिहाजा आप उसको बताओगे कि मैंने इस एजेंट पे काम कर रहा था और इस दौरान जो मुझे कट लगा है तो सस्पेक्टेड इसी चीज़ का है। फिर अगर आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हो और वो अननोन पेशेंट है, उसके बारे में आपको नहीं मालूम कि उसको क्या पॉसिबिलिटी है डिजीज़ का, तो फिर आपने उसका जो सैंपल ड्रॉ किया है उसको आपने ट्रैक करना है। उसने टेस्ट कौन से परफॉर्म किए थे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उसको क्या बीमारी थी इनिशियली। अगर हेपेटाइटिस बी, सी, HIV है तो उसकी रिपोर्ट क्या आई है, अगर नहीं है तो आप उसके हेपेटाइटिस बी, सी, HIV एडिशनली उस सैंपल से परफॉर्म करवा लोगे कि खुदा न खास्ता ये हेपेटाइटिस बी, सी, HIV इन्फेक्शन तो इसको नहीं था। अगर फिर आपका डॉक्टर जो है साथ ही आपको, अगर खुदा न खास्ता कोई HIV सस्पेक्टेड पेशेंट था या हेपेटाइटिस बी, सी सस्पेक्टेड था, तो वो पोस्ट एक प्रोफाइलेक्टेड एक्सपोजर के जो मेडिसिन हम सजेस्ट करते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह हैं, वो डॉक्टर आपको उस पर डाल सकता है। और उसके बाद आपने 1 और 2 वीक्स के बाद दोबारा आपने अपनी स्क्रीनिंग करनी है उन कॉमन टेस्ट के लिए, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के लिए। अगर आपका रिसर्च वर्क का कोई एजेंट था जिससे आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आपने उसके लिए भी अपनी डायग्नोसिस करनी है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इन्फेक्शन डेवलप हुआ हो तो आप उसको अर्ली ही उसको जो है वो ट्रीटमेंट कर सकें। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपने जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 नंबर पर, रिपोर्ट द इंसिडेंट्स। ये बहुत हम लैक कर रहे हैं हमारे यहाँ कि लोग रिपोर्ट नहीं करते इंसिडेंट्स को। आपने फ़ौरन जो है वो रिपोर्ट करना है। सेफ्टी ऑफिसर्स को आपने बताना है, जो आपका सेफ्टी ऑफिसर है, कि आपके पास क्या वाक़या पेश आया, और रिटन में बताना है। इंसिडेंट रिपोर्ट आपकी अच्छी जगहों पे अवेलेबल होती है, नहीं तो आप एक कागज़ उठाएं और उसकी डिटेल लिख दें कि एम्प्लॉय नेम, डिटेल, डिपार्टमेंट, फ़ोन नंबर, कब आपके पास साथ ये वाक़या पेश आया, किस चीज़ से आपको कट लगा, और पूरी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। उसके बाद आपकी रेमेडी जो भी फॉलो अप आपके साथ डॉक्टर्स वगैरह उन्हें क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट की उसको फर्दर वो फिलअप कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। जैसे कि लोगों को मना कर देंगे कि आपने रिकैप जो है वो आपने दोनों हाथों से नहीं करना, और बल्कि पंक्चर प्रूफ बैग्स में डायरेक्ट डाल लेना है, रिकैप की ज़रूरत ही नहीं है, या कटर से कट कर देना है। सो डिफरेंट वेज हैं, वो मॉडिफाई कर लेंगे आपकी जो भी SOPs वगैरह हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसे वाक़यात ना हो। रिमेंबर, नीडल स्टिक इंजरी वाज वन ऑफ द लीडिंग काजेज जिसमें लैब्स में लोगों को इन्फेक्शंस होते हैं। तो सो बी सेफ। उम्मीद है आप लोग इन सब स्टेप्स को फॉलो करेंगे जब आप हॉस्पिटल सेटअप में काम करेंगे। सो अगर आप नए आए हैं इस चैनल को पर तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को साथ क्लिक करें ताकि इंफॉर्मेशन मेडिकल से रिलेटेड आपको बर वक्त मिलती रहे।